अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तोशा खाना केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दो अदालतों में बैक वक्त समाअत हुई। दोनों अदालतों में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अदालत में पेशी से मुतल्लिक बार बार सवाल उठा। इमरान खान सेशन अदालत में आज भी पेश नहीं हुए। सेशन अदालत इमरान खान की अदम पेशी पर भरम दिखाई दी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम को कदरे रिलीफ मिला। एक तरफ सेशन अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि इमरान खान सेशन अदालत में पेश होने की पोजीशन में थे क्योंकि दीगर अदालतों में भी पेश हुए। अदालत ने तोशा खाना में पर्दे जुर्म आयद करने के लिए हाजिर होने के वारंट जारी किए। इमरान खान जानबूझकर सेशन अदालत पेश नहीं हुए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन अदालत में हर सूरत पेश होने का हुक्म देते हुए इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 13 मार्च तक मुअत्तल कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अगर इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वारंट गिरफ्तारी के तो नहीं थे, जिस पर वकील ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी के थे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि कैसर साहब अब ऐसी बात ना करें, ये वारंट उनकी पेशी यकीनी बनाने के लिए था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप अदालत को यकीन दहानी करवा सकते हैं कि आपने वाकई उस दिन अदालत में पेश होना था। अदालत ने इमरान खान के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप जिस दिन पेश हो सकते हैं वो तारीख दे दीजिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पेश ना होने पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का और क्या तरीका है। बुकला ने कहा कि वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी कोई नजीर नहीं बना सकते कि जिस पर आगे अमल मुश्किल हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिस्टम के साथ मजाक ना करें, अगर आपको सहूलत देता हूं तो फिर हर किसी को यह सहूलत दूंगा। अदालत में समाअत दोबारा शुरू होने पर इमरान खान के वकील कैसर इमाम ने अदालत को यह बताया कि हमने इमरान खान से अदायत ले ली हैं, अदालत हमें 4 हफ्ते दे दे, हम ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं ये नहीं कर सकता और ना ही कोई नजीर कायम कर सकता हूं। मैं 4 हफ्ते का ना वक्त दे सकता हूं, ना ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई मुअत्तल कर सकता हूं। चीफ जस्टिस ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप फिर 9 मार्च को यहां पर भी नहीं पेश होंगे। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें रोजाना थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या मैं अदालत बंद कर दूं। अदालतों के अहाते, सियासी ऐवान और ताकतवर इदारे से मुतल्लिक खबरों का महवर इस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ात है। नाजरीन, ये कमाल इमरान खान का है या फिर मुत्तहिदा हुकूमत की गिरती साख का कि इमरान खान आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं। गैलिप सर्वे के मुताबिक 61% पाकिस्तानी उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मकबूलियत के पैमाने पर बराबर उतरे। 36% पाकिस्तानी इन दोनों के बारे में अच्छी राय रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मकबूलियत में मरियम नवाज शरीफ से आगे हैं। मरियम नवाज शरीफ सिर्फ अपने चचा मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब से आगे हैं। वहीं आसिफ अली जरदारी मकबूलियत के ग्राफ में सबसे नीचे हैं। सर्वे के मुताबिक पंजाब में अवाम की अक्सरियत आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं करती। अवाम की बड़ी तादाद ने मुल्क में महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम का जिम्मेदार PDM को ठहराया है, क्योंकि 62% पाकिस्तानियों का यह कहना है कि मौजूदा बुरान की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय PDM है। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी का यह कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उनकी या उनके घर के किसी फर्द की मुलाजमत जा चुकी है। हत्ता कि मरियम नवाज की सालिम इंतखाबी मुहिम का तमाम तर उन्वान इमरान खान है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का गैलिप सर्वे के मुताबिक मकबूल तरीन लीडर के बारे में आज कहना था कि साकिब निसार ने 22 करोड़ अवाम की किस्मत एक बद किरदार, बदउनवान, नालायक, नाअहल शख्स के हवाले की। नशई को लाकर बिठा दिया। इससे ज्यादा जुर्म क्या हो सकता है। कौम पूछती है कि साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, नालायक शख्स को, नाअहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो। जिसकी जगह शहबाज शरीफ के बनाए हुए फ्लाईओवर्स के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बार फिर अपनी तकरीर में चौंका दिया। उन्होंने कहा कि बहादुर नवाज शरीफ किसी बीमारी के पीछे छुपे हैं क्या कभी नवाज शरीफ को बीमारी का बहाना करते देखा? इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि बहादुरी नहीं आती तो नवाज शरीफ से उधार ले लो। क्या
कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, माजूर हूँ? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। मरियम नवाज की याद दहानी के लिए अर्ज है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर जामिन 24 अक्टूबर को अल-अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उनकी सजा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि चौधरी शुगर मिल केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने इस बात की तस्दीक की थी कि साबिक वजीर आजम की हालत तशवीशनाक है। अदालत ने शहबाज शरीफ से साबिक वजीर आजम की वापसी से मुतल्लिक तहरीरी हलफनामा तलब किया और इसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी गई। अदालत ने यह भी हदायत दी कि इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार होगा तो दरख्वास्त गुजार अदालत से दोबारा रुजू कर सकता है और मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में तौसी दी जा सकती है। और आज मियाँ साहब को 3.5 साल हो चुके हैं, वो इलाज के गर्ज से मुल्क से बाहर हैं। ये और बात है कि वो यूरोप की ट्रिप्स, सियासी बैठकें, शॉपिंग जारी रखे हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बार फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि डैम वाला बाबा कौम को बताए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, डैम वाला बाबा अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा, कौम को बताओ कि किस तरह नवाज शरीफ को ता हयात ना अहल किया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले तो फरमाए दीजिएगा सर कि पेमरा की अच्छी पाबंदी लगाई गई है। मरियम साहिबा की तो हर तकरीर इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान के मौजू पे ही ख़त्म होती है। क्या इंतखाबात में उतरने के लिए 11 माह की हुक्मरानी का कुछ भी नहीं है देने को या बताने को आवाम को? इमरान खान मौका ही नहीं देते कुछ बताने का, क्योंकि वो खुद इतनी चीज़ें कर देते हैं। और आपके अपने, अगर आप पिछले चंद दिनों का फोकस करें कि सियासी तौर पर पाकिस्तान में क्या हो रहा था, तो वो उसमें इट वॉज ऑल अबाउट इमरान खान। आपके अपना चैनल वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट इमरान खान कि अब पुलिस वहाँ पहुँच गई है, अब उनको अंदर जाने में मुश्किलात हो रही है। फिर कल वो नैब के जो ऑफिशल्स थे वो पहुँचे, उनको वहाँ अंदर जाने का मौका नहीं मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज उनकी पेशी थी, पेशी में क्या डिस्कशन हुई एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है इन अ वे इमरान खान इज डोमिनेटिंग द हेडलाइंस बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। सर, इमरान खान अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो डोमिनेट आप लोग करवा भी रहे हैं ना, कुछ शायद बेचने को नहीं। गैलप सर्वे के मुताबिक आप जिनके तर्जुमान हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 34% रेटिंग है। सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब अपने चचा जिनकी हुकूमत को वो ओन नहीं करती और आसिफ अली जरदारी साहब से ऊपर हैं वो। अच्छा, उसमें देखें, एक तो ये है कि हमारे अगर आप सिचुएशन देखें कि मरियम नवाज जो जलसे करती हैं और जो बात करती हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म से करती हैं। आप ये क्वेश्चन कर रही हैं कि हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस का वो जिक्र क्यों नहीं करती। तो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस का जिक्र जो है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनकी टीम है, काबीना के अफराद हैं, वो इसहाक डार साहब हैं। तो इसहाक डार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2-3 दिन पहले, तो ही वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, ही वॉजंट टॉकिंग अबाउट कि इमरान खान की जेल या उनकी बेल के हवाले से या वॉट एवर। तो वो मुख्तलिफ वो एक रोल होता है, तो उसी हिसाब से रोल आप चूज़ करते हैं और बात करते हैं। और फिर आप ये भी देखते हैं कि अवाम जो यहाँ जलसे में आए हुए हैं वो क्या सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जिक्र भी किया, मरियम नवाज ने भी जिक्र किया कि महंगाई के हवाले से जिक्र किया और हर जलसे में ही करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई भी है और कुछ हालात भी टफ हैं, लेकिन उसका कसूर किसका है वो शी ट्राइज टू एक्सप्लेन कि ये पीटीआई हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। नहीं सर, मैं समझने से कासिर हूँ। आप कह रहे हैं कि अवाम जो सुनना चाहते हैं वही सुनाया जाता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि अवाम रेक्टल प्रोलैप्स, हेमोरॉइड्स और टेरियन वाइट के बारे में सुनना चाहते हैं। अवाम नहीं जानना चाहते कि उनके मुस्तकबिल की पॉलिसी मेकिंग क्या है, क्यों इन्फ्लेशन इतनी हाई है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है, आप लोगों ने क्या क्या इन 11 माह के अंदर अचीव कर लिया है। अवाम ये नहीं सुनना चाहते, क्योंकि सर ये जब आप कह रहे हैं कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म से बात कर रही हैं, वो तो कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही, लेकिन वो मोटरवे के किलोमीटर गिनवाते दिखाई दी हमेशा, वो बिजली घरों की तादाद गिनवाते दिखाई दी हमेशा, वो दहशतगर्दी से लड़ाई में फतहयाब होने की बातें करते दिखाई दी हमेशा। लेकिन स्पेसिफिकली आप कहिए इस हुकूमत को वो ओन नहीं कर रही, देयर इज नथिंग टू से और सेल।
نہیں اون تو کرتی ہے مہر. یہ تو آپ نہیں بتائیں گی نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ پذیرائی کیا بات کرنے میں ہوگی. یو ول ناٹ ڈٹرمن. سم ادر اینکر ول پرابلی سے کہ جی دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو اٹیک عمران خان ہو از دا نمبر 1 اوپوننٹ آف PMLN. تو یہ تو میرا خیال ہے اپنی اپنی سوچ ہے. آپ کو اس سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ بات نہ کی جائے, کوئی اور بات کی جائے, لیکن ہم آپ کی بات کو سن لیں گے, لیکن اپنا فیصلہ تو خود کریں گے کہ کیا چیز ہے جو کہ بات کرنے سے زیادہ پذیرائی ملے گی. اور جو آپ نے چیزیں بات کی تو بالکل پاکستانی عوام ظاہر ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. ایک اربن ایجوکیٹڈ ہے جو ڈفرینٹ بات سننا چاہتا ہے, ایک نارمل مین اسٹریم پاکستانی ہے, ماسز جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ڈفرینٹ بات سننا چاہتا ہے. اور وہ آتے بھی ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مریم نواز کو سننے کے لیے نہیں آتے اور پیشن کے ساتھ نہیں سنتے ہیں اور اس طرح سے رسپونس نہیں کرتے ہیں جیسے مریم نواز بات کرتی ہیں. تو آل آف دیٹ از ہیپننگ, بٹ وی آر obviously جب آپ ریفر کرتی ہیں گیلپ پول کا تو ہم اس کو سیریسلی دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیوں ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے عمران خان از لیڈنگ دا پیک اور ہم تھوڑا پیچھے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے 2 چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے انیشل رسپانس ہے. ایک تو یہ ہے کہ وی ڈو فیل کہ پچھلے 10 مہینے سے ہم صرف حکومت کر رہے تھے اور سیاست ہم نے کرنی چھوڑ دی تھی, اور سیاست کے لیے ظاہر سی بات ہے ہماری سب سے بڑی رہنما جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. اور دیٹ از وائی پچھلے 1 مہینے میں یا 3 ہفتے میں مریم نواز باہر نکلی ہیں. اس سے پہلے وہ باہر نہیں تھیں, آپ نے دیکھا ہے. تو یہ سیاست اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو نقصان ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کور اپ, اور انشاءاللہ تعالیٰ کور اپ کر بھی لیں گے. اگر آج سے 1 سال پہلے PMLN سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی اسی گیلپ سروے کے حساب سے, تو وائی ناٹ, آئی مین وی کین کم بیک اینڈ میک اے ڈفرنس تھرو واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. سر میں یہی سمجھنا تو چاہ رہی ہوں کہ جو 11 ماہ میں آپ کہہ رہے ہیں ہم حکمرانی کر رہے تھے اور سیاست نہیں کر رہے تھے, سیاست تو خدمت کا نام ہوتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب سیاست کرنی ہے, یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے اور عوام کی ایجوکیٹڈ کتنی ہے اور کون سا کراؤڈ کیا سننا چاہتا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. 11 ماہ حکمرانی میں آپ نے اچیو کیا جو آج بتانے کو کچھ نہیں ہے ماں سوائے ٹیرین وائٹ کے اور ہیمرائڈز کے معذرت کے ساتھ. میرا مطلب ہے کہ واقعی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں سر. اور کیا آپ کی ایک پارٹی میٹنگ کے اندر یہ اسپیسیفکلی ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ ٹیرین وائٹ کا کیس نہیں اٹھایا جائے گا؟ مختلف رائے ہوتی ہے اور یہ کوئی سیاسی طور پر کوئی کہ ایشوز کون سے اٹھائے جائیں, یہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں کہ جنوری 2020 میں فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ 3 سال تک وہی فیصلہ رہے گا. آئی تھنک اٹ ایوالوز, آئی مین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. اگر آپ کا اوپوننٹ آپ کو وشسلی پرسنل اٹیکس کر رہا ہے تو پھر ان لوگوں کا دین دا ہاکس اسٹارٹ ٹو ڈومینیٹ ود ان دا پارٹی کہ جی اگر وہ اٹیک کر رہے ہیں اس طرح سے تو ہم ان کو اٹیک کیوں نہ کریں, ہم پرسنل چیزوں کو کیوں نہ لے کے آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو بالکل اس چیز کے سپورٹ پہ نہیں ہوں, لیکن مہر آپ ایک چیز مجھے بتائیں بالکل ود آل آنیسٹی, از اٹ ناٹ سم تھنگ دیٹ ہی شوڈ ہیو ریویلڈ ان ہز الیکشن پیپرز؟ ہی شوڈ ہیو نا. مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں کریں. اگر یہی ایک لیڈر ویسٹ میں ہوتا تو ہاؤ وڈ ہی ہیو بین ٹریٹڈ, کہ اگر وہ کنسیل کر کے ایک ایسی فیکٹ جو کہ کنسیل کرنے کا کوئی سینس بھی نہیں بنتا. کوئی ان کو بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا, لیکن کنسیل کرنا اور ایک چیز کو چھپانا اور جہاں پرسنلائز اٹیکس شروع ہو جائیں, تو آج سے میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے تو کبھی بھی PMLN نے اس قسم کا قدم نہیں اٹھایا تھا. لیکن اب کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ مریم نواز پر پرسنل اٹیکس کریں گے, اگر آپ نواز شریف پر پرسنل اٹیکس کریں گے, اور میں آپ کو صرف یاد دلا دوں کہ PTI تو اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہی نہیں ہے, وہاں ہاسپٹل میں اپنے کیمرے لے کے پہنچ گئے تھے 2018 میں. تو جب آپ اتنے پرسنلائز پالیٹکس کریں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا تھا آپ کو, تو پھر دوسری پارٹی کے لیے بھی مجبوری ہوتی ہے, پھر وہ ہاکس لائک آئی سیڈ ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایشوز ہمیں بالکل اٹھانے چاہیے. سر میں عرض یہی کر رہی ہوں کہ مجبوری آپ کی یہ نہیں ہے, مجبوری آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلی دفعہ کچھ دکھانے کو نہیں ہے. مجبوری آپ کی یہ ہے کہ چاہے وہ انفلیشن ہو, ان امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اعداد و شمار ہم رکھیں, وہ سارے منفی
منفی جا رہے ہیں, نیگیٹو جا رہے ہیں, دکھانے کو کچھ نہیں ہے آج پہلی بار ملک کے اندر, صرف پولرائزیشن اور انتشار ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دکھانے کو, اور کوئی ٹیم نہیں ہے جو کارکردگی کرتی دکھائی دے رہی ہے. تو معذرت کے ساتھ جب آپ ریٹائرڈ جنرلوں اور ریٹائرڈ چیف جسٹسز کے اوپر اپنی سیاست گھمانا شروع کر دیں, سوال اٹھتا ہے. پھر آج جب پہلی دفعہ ایک گیلپ سروے میں بتایا جاتا ہے کہ 50% سے زیادہ, بالخصوص 53% آف پاکستانیز جو ہیں وہ ایک ایماندار ٹیکنوکریٹک لیڈرشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر عدم اعتمادی ہے. نہیں, وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی عدم اعتماد ہے, وہ صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں. چلیں آپ کے لیے بھی ہے نا. 53% میں یہ نہیں ہے کہ وہ 53% کا تعلق صرف پی ایم ایل این کے سپورٹ بیس سے ہے, وہ تمام پاکستانی کا جو سروے ہوا ہے اس میں 53% نے کہا ہے کہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ اگر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی جو نان کرپٹ ہو اور ٹیکنوکریٹس اچھے پولیٹیشنز پر وہ, حالانکہ آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل ٹو دیٹ آنسر, اس کی انٹرپریٹیشن, بیکاز بڑے بڑے اچھے آتے ہیں, بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ہلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. آج کل اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی میں یا کوئی 2-4 لوگ اٹھ کے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں گے تو اس کو بڑی زبردست پذیرائی ملے گی, پذیرائی لینے کے لیے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے وہ ایک بالکل فنڈامنٹلز بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ والا کویسچن تو میں آئی ڈو ناٹ ایگری کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ ایز اف وہ بڑی ایک فورس بن کے ابھرے گی, اس کو بہت سے دوسرے وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جو کہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو کرنے پڑتے ہیں. عمران خان صاحب جب باتیں کرتے تھے, اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا, جب تک وہ جو آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے فیض حمید کا, بالکل اس کا کیوں نہیں ذکر ہوگا. ایک پاکستان کو بگاڑا گیا. ثاقب نثار کا کل کا انٹرویو اگر آپ دیکھیں, جو بھی کوٹ کیا گیا عادل شاہ زیب نے اور دوسرے لوگوں نے, تو اس میں کیا ہے کہ جی کچھ فیصلے وہ ہو گئے تھے. بھائی آپ نے 2017 سے 2016 سے گیٹ نواز شریف آؤٹ کا اگر وہ بنایا تھا, بیانیہ بنایا تھا, اور اس کو امپلیمنٹ کیا, کورٹس کے تھرو امپلیمنٹ کیا, پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا اور تباہ کن اس کے نتائج نکلے, تو اس کی کوئی رسپانسبلٹی, وہی ہائیبرڈ سسٹم جس کی تعریفیں کرتے نہیں رکتے تھے عمران خان صاحب, آج جنرل باجوہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو اس کا مطلب گڑبڑ تو تھی نا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان کہ جی ہم پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے ایجنسیز کو کہتے تھے, تو ایجنسیز کو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ جنرل فیض حمید ہیڈ کر رہے تھے. ازنٹ ہی آنسریبل؟ کیا ان کا کوئی ذکر بھی نہ کیا جائے کہ جی وہ ان کو اس لیے وہ پوتر ہیں کہ جی ان کا نہ ذکر کیا جائے؟ کیوں نہ ثاقب نثار کا کیا جائے؟ کیوں نہ جسٹس کھوسا کا ذکر کیا جائے؟ وہ کس قسم کے فیصلے تھے, کس قسم کے انہوں نے کھلواڑ کیا تھا پاکستان کے ساتھ. پاکستان مسلم لیگ نواز تو چھوڑتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کس طرح سے کیا تھا. تو اس کا جو کوئی مداوع تو ہونا چاہیے نا. سم ون ہیز ٹو بی ریسپانسبل. جسٹس منیر کو ایسے ہی تو نہیں یاد کیا جاتا فار واٹ رانگ ہی ڈیڈ ٹو پاکستان. آج 60 سال 70 سال کے بعد بھی پاکستانی یاد کرتے ہیں کہ تباہ کن نتائج نکلے تھے ان فیصلوں کے. تو ثاقب نثار صاحب ایسے بچ کے تو نہیں نکل سکتے کہ جی ایک فارمر چیف جسٹس ہیں یا جنرل فیض حمید ہوں یا اور دوسرے جو بھی اس وقت کے پلیئرز تھے جنہوں نے اس قسم کا رول ادا کیا تھا کہ تباہ کن نتائج جس کے آج پاکستان بھگت رہا ہے اکنامکلی. مڈ 2017 میں کہتے تھے آئی ایس پی آر چیف اس وقت کے کہ جی اگر اکانومی خراب نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. بھائی آئی ایس پی آر چیف کا تعلق کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے کا؟ اور 2018 آئی ایس پی آر چیف نے اناؤنس کیا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے. او بھائی آپ کون ہیں؟ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں جس کا نام پی ٹی آئی ہے. تو اس قسم کی اگر حرکتیں کرتے رہے تھے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. اور کیوں نہ ہم اس کو شور مچائیں. اور اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر شخص کو شور مچانا چاہیے, ہر شخص کو اس پر کویسچن ریز کرنے چاہیے. ڈو وی نو دا ٹروتھ؟ کیا تمام چیزیں حقائق سامنے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے کہ ہاؤ پولیٹیکل رائیولز پر. زبیر صاحب میں آپ کو قطع کلامی معاف میں روک رہی ہوں. آئی ول کنٹینیو ود یو سر, بیکاز یہ آپ کو سلیکٹیو ایمنیجیا ہے یا سلیکٹیو فیکٹس ہیں جو آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ جنرل فیض کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ وہ جنرل باجوہ ہی کر رہے تھے. باجوہ صاحب تو آپ کی ہر تقریر شروع اور ختم ان پہ ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد آپ حکومت میں آئے, فیسیلیٹیشن ہوئی, ان کا نام آپ لوگوں نے ڈراپ کر دیا. مریم صاحبہ کہتی ہیں آج ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, ان کو بھی کنوینئنٹلی آپ نے مائنس کر دیا. پھر آپ یاد دلاتے ہیں تحریک انصاف کے دور میں آئی ایس پی آر اکانومی کے بارے میں بتاتی تھی کہ
अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। तो जैसे ही आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू खान साहब को आउट किया तो ISPR के DG ने हमें बताया कि डॉलर कहाँ चढ़ गया और कितनी बेहतरीन हालात हो गए और मार्केट्स कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सो सर आधा सच ना बताया करें। स्टे विद मी फॉर अ सेकंड। हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर कल अब आप लोग अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार हो गए। इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब मैदान में उतरेंगे, लीड करेंगे कैंपेन को, लेकिन नहीं करना तो अदालतों में पेश नहीं होना। ये क्या जवाब है सर? क्योंकि फिर आप ऑपोजिशन को ये मौका दे रहे हैं कि वो आप लोगों को गीदड़ और बुजदिल जैसे अलकाबात से खान साहब को नवाजे। मुझे पहले आप बताइए कि 75 केसों में अदालतों में पेश होना पॉसिबल कैसे है? पिछले हफ्ते इमरान खान 4 अदालतों में पेश हुए हैं। ये जो केस है वो आज हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है उसका, और कहीं पे इमरान खान की जरूरत नहीं है पेश होने की। और दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी है, ये रैली में भी जितनी सिक्योरिटी इमरान खान जिस किस्म की सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, हम एग्जैक्टली ऐसी ही सिक्योरिटी अदालत में भी चाहते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं पेश हो रहे, 10 दफा तो पेश हो चुके हैं। मुझे नहीं पता आपने ये बार बार हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि इमरान खान पेश नहीं हो रहे। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मगर इन रैलियों के थ्रू ही उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था। तो आप एक ऐसे मजमे के अंदर जाने को तैयार हैं कि जिधर कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मजमा होता है, लोग होते हैं, नहीं समझ आ रही होती है, अफरा तफरी होती है। तो उस सिनारियो के अंदर गिवन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल आप वो करने को तैयार हैं। आज फिर उनके ऊपर तनकीद हुई कि किस तरह वो डर रहे हैं और किस तरह वो पेश नहीं हो रहे। फिर उनको मोहलत दे दी गई है 13 मार्च की, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर फिर ना पेश हुए तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, इश्तिहारी करार पा जाएंगे। नहीं, वो पेश होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हमने यही अदालत को कहा है। देखिए, हमारे पास उस दिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है F8 कोर्ट्स की। अब मुझे नहीं पता आपने F8 कोर्ट्स इस्लामाबाद में कभी गई हैं या नहीं गई हैं, और आपको अंदाजा हो सकता है कि वहाँ पे किस किस्म का रिस्क इन्वॉल्व है। हमने यही जज साहब को वहाँ पे कहा था कि अगर आप ये यहाँ पे हाजिर लगवा लें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे तो मसला नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं है, चीज़ें नहीं है। और फिर हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी असैसिनेशन अटेम्प्ट की F8 कचहरी में, और ये सब हमारा फिर इसमें मसला नहीं है। इसमें जजेस को खुद भी खतरा है और वहाँ के लोगों को भी खतरा है। फिर जब लोग इतने ज़्यादा निकलते हैं, खान साहब जब निकलते हैं, तो ये सिक्योरिटी एश्योर करा दे तो वो चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 13 मार्च को वो पेश होने जा रहे हैं, फैसला कर लिया गया है? हाँ, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो चले जाएंगे, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी अगर ओके सर, बिकॉज ये आज भी कहा गया कि दीगर अदालतों में तो पेश हो गए, इधर नहीं हुए, मगर आप कह रहे हैं बिलखसूस ये F8 की कचहरी जो है इधर ज्यादा खतरा आपको महसूस हो रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान इलेक्शन में उतरने के लिए इमरान खान का अरेस्ट ही मकसूद है इस हुकूमत को? क्या आपको नहीं लग रहा पूरी इलेक्ट्रल एक्सरसाइज से तवज्जो हटाई जा रही है अभी? हाँ, असल तो इलेक्शन ये कराना चाहते हैं, ये तो मरे हुए हैं बिल्कुल ही। आवाम से तो ये बिल्कुल भागे हुए और मफरूर है। इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने, और 90 दिन के बाद जब इलेक्शन प्रोसेस के खत्म हो जाता है तो फिर जो दोनों कैबिनेट्स हैं पंजाब की और KP की, वो तो आर्टिकल 6 को हिट कर जाएंगी, और दोनों चीफ मिनिस्टर जो है वो ठीक है। मगर फवाद साहब देखें ना, इस पूरी सिचुएशन में जब ये इलेक्शन पोस्टपोन भी अगर कराएं जिस तरह आपको ये खतरा है, आप जानते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क की टॉप केडर की बिजनेस लीडरशिप से मिल चुके हैं, और अब आपके नज़दीक ये क्या एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन द करंट सेटअप? जो मुआशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, उसको अब ओन कर रही है हमारी आर्मी लीडरशिप भी? आर्मी लीडरशिप को ये जो सारे बिजनेसमैन हैं इनसे मिलना ही नहीं चाहिए। ये तो सारे बिजनेसमैन अपने पैसों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। यही सारे बिजनेसमैन मुलव्वस थे रिजीम चेंज में भी। उस वक्त जनरल बाजवा साहब को भी यही कहते थे, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए जी, ये करते हैं वो करते हैं। इन्होंने बेड़े इन बिजनेसमैनों ने करवाया जिनसे जनरल आसिम साहब मिले हैं। या तो इनके बैकग्राउंड चेक करवाएं। नहीं, आपको इख्तलाफ है कि ये बिजनेसमैन बेड़ा गर्क कराने वाले हैं, या आपको इख्तलाफ है कि आर्मी लीडरशिप को ऐसी मुलाकातें करनी नहीं चाहिए जो काम उनके जुमरे में नहीं आते? देखिए, बात तो आपकी असूली तौर पे ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में एक रियलिटी है। वो तो यहाँ पे एक फौज का रोल है, वो रखते हैं वो अपना। वो तो देखे ना, मेरे और आपके कहने पे तो उन्होंने काम नहीं करना। ये तो उनकी अपनी एक
सोच बिल्कुल रियलिटी है। सो सर फिर आप ये भी रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के करंट आर्मी लीडरशिप जो है इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडोर्स कर रही है और ओन कर रही है, इस मुलाकात से ये अखज़ हुआ हो रहा है आपके नजदीक? देखिए, ये हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हुकूमत क्या है? आपका ख्याल है शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है? सर लंगड़ी लूली सही, मगर इनको ओन कर रहे हैं। सागदार साहब मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। मेरे सवाल का जवाब मांग रही हूँ आपसे। सागदार कौन है? शहबाज शरीफ कौन है? वो बेचारे तो पानी नहीं पी सकते एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर। इन बेचारों की कोई हैसियत औकात नहीं है। ये मतलब आप हमें क्या मतलब आपको, मुझे या किसी को गलत फहमी तो रही है कि मुल्क में हुकूमत कौन कर रहे हैं? ये तो ऐसे कहने वाली बातें है ना। तो सर इन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है हुकूमत? सर पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है इस हुकूमत को, और इसीलिए हम ये बार बार। तो आपने भी बाजवा साहब को एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बना दिया था इकोनॉमी के ऊपर, तो आपके दौर में फिर कौन हुकूमत चला रहा था? नहीं, हमारे दौर में तो देखें ना, एक रिलेशनशिप की एक नौयत होती है। बहरहाल इमरान खान के फैसले होते थे और एडवाइस डेफिनेटली जो है वो फौज की भी होती थी, इदारों की भी होती थी, लेकिन फैसला इमरान खान का होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे फैसला करने का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास तो पानी पीने का इख्तियार भी नहीं। लिहाजा ये कहना कि तो मैं यही जानना चाह रही हूँ ना सर कि बाजवा साहब आप लोगों के दौर में एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा रहे, तो वो मुशावरत है, वो एक मिल के चलने वाली बात है। लेकिन आज अगर बिजनेसमैन मिले, देखिए महज बड़ा फर्क पड़ता है ना, फैसला किसने करना है और एडवाइस किसने करनी है, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फैसला कौन हैसियत हासिल है एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे वक्त एडवाइजरी हैसियत हासिल। ये एक बहुत बड़ा। सर इमरान खान तो आज खुद बता रहे हैं कि सारे फैसले ही बाजवा साहब कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी से लेके हर चीज पे फैसले बाजवा साहब कर रहे थे, फ्लैग आप लोगों को उठाना पड़ता था। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कहा है, लेकिन ओवरऑल फॉर एग्जांपल जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो ये आखिर में आके यूक्रेन के, अफगानिस्तान के ऊपर, चीजों के ऊपर, वो तो इमरान खान का फैसला चला। इसी तरह से अगर आप ये जो अच्छा फवाद चौधरी साहब बताइए कि क्या इमरान खान साहब को ये मैसेज आया था जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब से मिल बैठ के मुलाकात कर लीजिए और मैटर्स को रिजॉल्व कीजिए? नहीं, आज सुबह जब इमरान खान साहब की ट्वीट आई तो उसके बाद इमरान खान साहब का मुझे जो है वो कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी जो है वो वाज़ेह तरदीद कर दें। ना ही हमें जो है आर्मी चीफ की तरफ से ये पैगाम आया कि शहबाज शरीफ से मिले, और ना ही हमने तो मुलाकात का पैगाम दिया। और क्या सर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से मदद मांगी थी अपने केसों में? जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त तो उनका कोई ताल्लुक या कोई बात नहीं थी। अब अलबत्ता हमारी उनसे मुलाकात भी रहती है, बातचीत भी होती है। अभी हाल में मांगी थी मदद सर? अब साकिब निसार साहब क्या मदद कर सकते हैं सिवाय इसके कि वो लीगल एडवाइस देते हैं। कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, हमारा पूरा सिस्टम ताल्लुकात पे चलता है सर। फिर आपको पता ही है जुडिशरी की पॉलिटिक्स का। रिटायर्ड लोग जो, तो जब वो चीफ जस्टिस थे तब मदद मांगी थी? मैंने आपको पहले ही कह दिया, उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब रिटायर हो जाते हैं पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है दोबारा बाद में बात है। यही बात तो समझ। इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहते हैं? कल परसों जब एक रिपोर्टर्स जो थे, जब उन्होंने ये सवाल पूछा था तो खान साहब ने कहा था देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, कोई शुबह नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। सवाल ये था कि आप जनरल बाजवा साहब से मिले हैं, आप आर्मी चीफ से क्यों नहीं मिलते? उन्होंने कहा मैं तो मिलने को तैयार हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर वो इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। और सर अब थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा कि 3 दिन कबल बड़ा मुफाहमती एक बयान दिया इमरान खान साहब ने, सब भुला देंगे, आगे चलेंगे, मिल बैठने को तैयार हूं, और उसके बाद हाजिर सर्विस मेजर जनरल को अटैक भी करना शुरू कर दिया। पॉलिसी क्या है सर? नहीं, दरमियान में और भी वाकया हुआ था। अगर आप याद करें, इस मुफाहमती बयान के फौरन बाद अगले दिन सुबह इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। तो अगर मुफाहमती बयान का नतीजा ये निकलना था तो फिर उन्होंने और क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फवाद चौधरी मौजूद थे। बैक टू यू ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब फरमाई दीजिएगा, आज चौंका दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। उन्होंने कहा कि क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा है? आप मदावे का जिक्र कर रहे थे सर, मदावा आपके लीडर लंदन में बैठ के करेंगे क्या? वो कह रही है कि कभी छुपते देखा है? बीमारी के एवज नवाज शरीफ साहब बाहर गए। 1204 दिन हो चुके हैं आपके सुप्रीम लीडर को बाहर रहते हुए, यानी कि 40 महीने बनते हैं, और एक
172 ہفتے بنتے ہیں جو آپ کے سپریم لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے. ایک تو بہر آپ ریکگنائز کرتی ہیں کہ ہم بول بول کے اس جگہ تک تو لے آئے ہیں کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں غلط فیصلے ہوئے نہیں ہوں گے. اس دن صرف اگر اٹھا کے دیکھ لیتے 28 جولائی 2017 کو کہ جب 5-0 کا ورڈکٹ دیا تھا سپریم کورٹ کے 5 ججز نے, تو اس میں لکھا کیا تھا؟ مطلب کوئی اس وقت شوق نہیں ہوا تھا کوئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ہماری تو بات, ہم تو چیخیں مار رہے تھے لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا تھا. وہ جی پاناما پر فیصلہ کر دی, پاناما پر تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا. ایک بالکل وہ صحیح بات ہے, بار بار اب بچے کو یہ یاد ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ جی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ریسیویبل نہیں دکھایا تھا, جو کہ دکھانا ہی نہیں تھا, جس کی سینس بھی نہیں بنتی, جو کہ لافیبل ہے, مطلب ایون فرام این اکاؤنٹنگ اسٹینڈ پوائنٹ جس کو یوز کیا تھا. اور پاکستان کے لا کا نہیں ذکر کیا, بلیک لا ڈکشنری کا ذکر کیا. پاکستان میں کیا انکم ٹیکس لاز نہیں ہے؟ پاکستان میں ریسیویبل کب ہوتا ہے اور کب ڈکلیئر کرنا چاہیے اس کے کیا لاز نہیں ہے؟ پاکستان کی اکاؤنٹنگ میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ کو بلیک لا ڈکشنری جانا پڑا. پھر آپ نے ایک اوپر سے مانیٹرنگ جج لگا دیا. پھر آپ نے کہا کہ جی ان کے خلاف ریفرنسز فائل کرے نیب. سر میرے سوال کا جواب دے دیجئے, مان بھی لیا جائے یہ تمام تر ناانصافی ہوئی, غلط فیصلہ آیا, اس کو آپ نے پھر بھی کورٹ کے اندر عدالتوں کا سامنا کرنا ہے نا. 3rd ٹائم پرائم منسٹر اگر اشتہاری بن کے لنڈن میں بیٹھے ہوں سر, اور اپنی مرضی سے کہیں کہ جب میرا دل کرے گا میں آ کے سامنا کروں گا عدالتوں کا, اور وہ بھی بیماری کے عوض بیٹھے ہوں سر, مگر یورپ کی ٹرپس بھی ہوں, کافی ٹرپس بھی ہوں, بینٹلے کے اندر LV میں شاپنگ بھی ہو رہی ہو, معذرت کے سر عام پاکستانی کا دل دکھتا ہے, اس کے اوپر جواب دینا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا 1204 دن, 40 ماہ, 172 ہفتے ہو چکے ہیں. اچھا اشتہاری کا دیکھیں نا, نظام سب کے لیے سیم ہونا چاہیے. 2017 میں جب کیس چل رہا تھا نا پاناما کا, تو عمران خان اشتہاری ڈکلیئر ہوئے تھے, اور وہ ایسے ہیرو بن کے کورٹ نمبر 1 میں آتے تھے جیسے مطلب وہ سب سے پوتر شخص ہیں, اور سامنے 5 ججز بیٹھے ہوتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ پوچھنے کی کہ بھائی یہ شخص تو اشتہاری ہے, اور ہم اس وقت بھی شور مچا رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا مہر, آپ اور آپ کے ساتھی اینکرز اور جرنلسٹ وغیرہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ عمران خان ہے, وہ اشتہاری ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے اس وقت. وہ سر آپ پھر جواب چنا سوال چنا جواب گندم دے رہے ہیں. میں معذرت سے سر آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پلڑا کب ترازو میں ہوگا اور بیلنس میں ہوگا, یہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کو تو ہمیشہ امبیلنس لگتا ہے. اور بات اسی میں اچھی ہے کہ نو میٹر واٹ آپ آ کے عدالتوں کا سامنا کریں, آپ نہ کہیں کہ جب دل کرے گا تو سامنا کیا جائے گا. موونگ آن, لاسٹ کوسچن زبیر صاحب, چیف آف آرمی سٹاف کا بزنس مین سے ملنا, ووٹ کو عزت ملتی ہے جب آپ کی فائنینشیل ٹیم میں بزنس مین کا اعتماد نہ ہو, تسلیاں کہیں اور سے چاہیے ہوں, اعتبار کہیں اور کا ہو؟ ایک تو میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دس. میں نے کہیں آج پڑھا تھا کسی ٹویٹ میں یا کسی جگہ کہ جی چیف آف آرمی سٹاف ملے ہیں. یہ اس سے یہ آپ نے اخذ کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے ہماری معیشت کی ٹیم میں. ہو سکتا ہے کیا اخذ کریں سر؟ دیر آر سیریس ایشوز ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرنڈ, اینڈ بزنس مین ظاہر ہے سفر کر رہے ہیں, عام عوام بھی سفر کر رہے ہیں. بزنس مین چونکہ ڈیسیشن میکر ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, تو ان کے حوالے سے اگر انہوں نے وائس ریز کی ہے اینڈ دے ہیو ریچڈ آؤٹ, مجھے بالکل اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, مجھے بالکل یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے ایسی میٹنگ یا نہیں ہوئی ہے. بٹ اگر فرض کریں ہوئی ہے تو بزنس مین نے کس طرح سے اپروچ کیا, کس طرح سے وہ ملاقات ہوئی ہے, آئی ہیو نو بیک گراؤنڈ ٹو دس, تو میں رادر ناٹ کمنٹ. بہت بہت شکریہ. بہت کلیئرٹی تھی اپوزیشن میں جب آپ لوگ تھے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. جب ستمبر 2020 میں بھی یہ ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, بہت کلیئرٹی تھی اس حوالے سے. آن ریکارڈ ہیں تمام تر رہنماؤں کے بیان. فائنینشیل ٹیم ہیڈڈ بائی اسحاق ڈار صاحب, کیوں بزنس کمیونٹی کو اعتبار نہیں ہے ان میں, کیوں تسلی, رہنمائی, ضمانت کہیں اور سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اہم ترین خبر پر نظر.
पाकिस्तान में एक बड़ा तबका औरत को तज़हीक का निशाना बनाकर ये समझता है कि वो इज्जतदार है, उसे लाइसेंस है कि वो जब चाहे जिसकी चाहे इज्जत हवा में उछाल दे, क्योंकि उससे पूछने वाला कोई नहीं। वो अपने आप को दूसरों, खास तौर पर औरत ज़ात पर खुद को बेहतर समझता है। उनकी सोच पर ऐसी गर्द पड़ चुकी है नाजरीन कि वो औरत पर तंज, नेम कॉलिंग, गलीज और घटिया इल्ज़ामात का इस्तेमाल करके ये समझता है कि ऐसा करने से उसकी मुआशरे में इज्जत बढ़ जाएगी। यही सोच उन्हें औरतों के मुआशरे और सियासत में किरदार से खाइफ कर देती है और फिर वो औचे और घटिया इल्ज़ामात लगाकर औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाहे वो औरत कोई भी हो, उस पर इल्ज़ामात और लेबल्स लगाकर साबित करने में अपनी इज्जत और मकाम को मिट्टी में रोन देता है। औरत की कामयाबियाँ कि जब उसे बुरी लगने लगती हैं तो वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि इंसानियत शर्मा जाती है। मगर जब ऐसा शख्स किसी ऐसे ओहदे पर पहुंच जाए जहां लोग उसकी बात सुने, उस पर अमल करें या फिर वही बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करें या अपनी निजी महफिलों में रिपीट हों, तो फिर लाजमी हो जाता है कि उस पर बात की जाए। खास तौर पर एक ऐसा शख्स कि जो अपनी जबान के बलबोते पर पंजाब जैसे बड़े सूबे का 4 बार वजीर रह चुका हो और अपनी जमात की तर्जुमानी करता रहा हो, वो इस पर बात करना और भी लाजिम हो जाता है। और एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो भी कि जो अपने आप को नौजवानों की तर्जुमान और रोशन ख्याल तसव्वुर करती हो, बहुत बात करना और भी लाजिम हो जाता है, क्योंकि ऐसे शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपने सियासी मुखालिफ के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा या ऐसे इस्तारे इस्तेमाल करेगा कि जिन्हें हमारे मुआशरे में बुरा और गलीज समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असेंबली के साबिक रुकन, 2 बार तर्जुमान और 4 बार वजीर रहने वाले फयाज उल हसन चौहान की। फयाज उल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज शरीफ पर तनकीद की और कितने आगे चले गए, मुलाहिजा कीजिए। बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि जो है वो गैरत उधार पे ले लो। हमारी बदकिस्मती है कि पहला मौका नहीं है। इससे कबल फयाज उल हसन चौहान ने बतौर वजीर और तर्जुमान ऐसे ही बयानात दिए हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनको ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर कुछ अरसे बाद उन्हें बहाल करके ओहदा वापस दे दिया गया। बेगम सफदर अवान साहिबा की हिस्ट्री है, जिस चीज में हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने मियाँ का चलता फिरता घर का बेड़ा गर्क। नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते हैं मैं कहा जो है ना साल से 3 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो उसी मन के अंदर। फयाज उल हसन चौहान साहब, औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। कल आपकी माँ, बहन, बेटी को भी सियासत में आना हो, पब्लिक डोमेन में आना हो, मीडिया में आना हो, कहीं भी वर्क स्पेस में जाना हो, तो ये जहन में रखिएगा कि आपने किन किन माँ, बहनों, बेटियों के किरदार पे कीचड़ उछाला था। आप समेत हम सबको मरियम नवाज की सियासत से 100 इख्तलाफ हों, मीडिया में मौजूद खवातीन के इजहार राय से इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपने मरियम नवाज की तौहीन नहीं की, आपने औरत की तौहीन की है मजमूई तौर पर, जो अपनी राय रखती है। खुदा खुदा करके हमारी सियासत 90 की दहाई से आगे जाती दिखाई दे रही थी। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, अब तो सोशल मीडिया पर खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसे ऐसे ट्रेंड चला दिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस पर ऐसे ऐसे ट्रेंड चला दिए जाते हैं कि अलमान अल हफीज़, वो अल्फाज पढ़ते हुए भी घिन आती है। मेरे लिए मरियम नवाज भी उसी तरह मोहतरम है कि जिस तरह बुशरा बीबी हैं। जब बुशरा बीबी के खिलाफ भी घटिया कैंपेन चलाई गई तो हमने मुजम्मत की, लेकिन इस मुल्क में फातिमा भुट्टो हों, बेगम राना लियाकत अली खान हों, नुसरत भुट्टो हों, सबीन महमूद हो, यास्मीन रहमान हो, बेगम नसीम वली खान हो, आसमा जहांगीर हो, कुलसूम नवाज हो, बेनज़ीर भुट्टो, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये तमाम बहादुर खवातीन हमने पैदा की हैं, इनकी बहादुरी उनकी पहचान बनी है। मर्दों के मुआशरे में इन्होंने अपनी कुव्वतों का लोहा मनवाया है, अपनी जानों से गुजरी हैं, चैलेंज किया है इस माइंडसेट को। पाकिस्तान बनाने में अगर कायदे आजम का दाएं बाजू बनकर उनकी बहन थी कि जो मुल्क दिलवाने में जिन्होंने गैर मामूली किरदार अदा किया, और फिर जब मार्शल लॉ लगा तो फातिमा जिन्ना ने ही जनरल अयूब खान की ताकत को ललकारा और चैलेंज किया, और ऐसा चैलेंज किया कि अयूब खान को धांधली करवा कर जीतना पड़ गया। इसके लिए अयूब खान को गद्दारी जैसे इल्ज़ाम का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर और इस मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म, इस मुल्क को आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐसा साथ दिया कि आती दुनिया तक उनका नाम रोशन रहेगा। और फिर उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमरों की ताकत को उन्होंने ललकारा, तारीख रकम कर दी। अपने बाप को फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी देखा, अपनी जान को भी कुर्बान कर दी, लेकिन पीछे नहीं हटी, हार नहीं खाई। इसी तरह कुलसूम नवाज परवेज़ मुशर्रफ दौर में अकेले ऐसी तहरीक चलाती रहीं कि अपने शौहर को मौत के मुंह से वो निकाल ले गई। हमारी सियासत को हो क्या गया है, हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे सियासी कायदीन को हो क्या गया है जिन्होंने हमें लीड करना है, हमारे माइंड सेट्स को शेप करना है, इस नैरेटिव और डायलॉग को आगे लेके जाना है। कभी बेनज़ीर भुट्टो को नाम खिलाए जाए,
ऐसे ऐसे अल्फाज के तारीख पढ़ते हुए भी शर्म आती है, पीली टैक्सी, ये औरत, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम। आई मीन आप इससे सबक सीख लीजिए कि कल जो नवाज शरीफ साहब कहते थे ये औरत कह के ललकारते थे बेनज़ीर भुट्टो को, आज उनकी बेटी मैदान में है, उन्होंने सबक सीखा है। ये कभी किसी बाप पे मौका ना आए, किसी बाप पे मौका ना आए, किसी भाई पे मौका ना आए कि दूसरों को ललकारो और उसके बाद खुद अपनी ख़वातीन आगे आएँ। हमारे मुल्क और इसकी तरक्की सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब औरत को इज्जत दी जाएगी और उसको मैदान में उतरने दिया जाएगा, उसको वो कंफर्ट दिया जाएगा which she demands, she respects। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।